हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले देख लिया है। आज सेकंड पार्ट, इसमें ऊष्मा बजट, तापमान व्युत्क्रमण आदि जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसे हम सूर्य तप कहते हैं, और पृथ्वी के द्वारा वापस लौटा दी गई, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, इन दोनों के बीच के संतुलन को, या फिर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसको हम आय कह सकते हैं, और पृथ्वी के द्वारा वापस सौरमंडल में लौटा दी गई ऊष्मा, जिसको हम व्यय कहते हैं, इन दोनों के औसत को, या इन दोनों के जो इस दोनों का जो अध्ययन है, इसको हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कह सकते हैं। इसको इस प्रकार समझिए, सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। पृथ्वी पे इसकी वजह से लघु तरंगे और जो दीर्घ तरंगे हैं, लघु तरंगे आने वाली और दीर्घ तरंगे जो वापस जाने वाली, इनकी वजह से पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। और ये संतुलन जो है, यही पृथ्वी का क्या है, ऊष्मा बजट है। ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले अंतरिक्ष में खत्म हो जाती है। अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अगर हम पूरा 100% माने, तो 100% में से 35% या 35 इकाइयाँ जो है, वो तो पृथ्वी तक पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाती है, वापस परावर्तित कर दी जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है इसको देखिए। इसमें से 6 इकाइयाँ जो है वायुमंडल की ऊपरी परत में परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा, 27% इकाइयाँ बादलों के द्वारा ऊपरी छोर में, तथा 2 इकाइयाँ जो है मुख्यतः पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा परावर्तित कर लौटा दी जाती है। तो 6% तो वायुमंडल के द्वारा, 27 इकाइयाँ जो है बादलों के द्वारा, और 2 इकाइयाँ जो है वो हिम से आच्छादित क्षेत्र जो हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस प्रकार से ये 35 इकाइयाँ जो है, ये तो धरातल पे पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाती है। और सौर विकिरण के इस परावर्तन भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण का ये जो भाग है, 35 इकाइयाँ जो है, ये पहले से ही परावर्तित हो गई, इसको क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। अब हमारे पास 65 इकाइयाँ बचती है। ये 65 इकाइयाँ जो है अवशोषित होती है। इन 65 इकाइयों के अंदर से 14 इकाइयाँ वायुमंडल में तथा 51 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल के अंदर ही, वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है, धूल के कण हैं, उनके द्वारा, और 51 जो इकाइयाँ हैं, ये पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव और भौमिक विकिरण के द्वारा लौटा दी जाती है। और ये जो 51 इकाइयाँ पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हुई है, ये पार्थिव विकिरण के कारण या फिर भौमिक विकिरण के कारण जो है वापस से लौटा दी जाती है। इन 51 के अंदर से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है बिना किसी बाधा के, और 34 इकाइयाँ जो बचती है वह वायुमंडल में प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापीय संवहन और ऊष्मा विक्षोभ, वाष्पीकरण व संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इन सब कार्यों के अंदर काम आ जाती है। कुल मिला के हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि पार्थिव विकिरण में, तापीय संवहन में, ऊष्मा के विक्षोभ में, वाष्पीकरण में, संतुलन की गुप्त ऊष्मा में, इन सब चीज़ों के अंदर जो है अवशोषित कर ली जाती है। अब जो है हमारे पास वायुमंडल भी सौर विकिरण से 14 इकाइयाँ व पार्थिव विकिरण से 34% इकाइयाँ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार वायुमंडल के द्वारा 48 इकाइयों में परिवर्तन जो है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अतः पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल से लौटने वाली विकिरणों की इकाइयाँ जो है क्रमशः 17 और 48। 17 तो जो पहले से ही सीधे तौर पर परावर्तित कर दी गई थी, और 48 जो है अभी जैसे हमने इसके पहले वाले स्लाइड के अंदर देखा, इसमें से 34 इकाइयाँ तो पार्थिव एकता के द्वारा और 14 इकाइयाँ जो है सूर्यातप के द्वारा। तो ये इस प्रकार से 17 और 48 जो इकाइयाँ 65% इकाइयाँ हो गई। तो पहले ही 35% शुरू में ही लौटा दी गई, जिसे हमने एल्विडो कहा। इसके बाद 65% इकाइयाँ जो थी, ये भी वापस लौटा दी गई। तो इसे ही पृथ्वी का क्या कहा जा सकता है, ऊष्मा संतुलन कहा जाता है, कि जितनी आती है उतनी लगभग जो है वापस से लौटा दी जाती है। अब इसी बीच के अंदर वायुमंडल गर्म हुआ, पृथ्वी की सतह गर्म हुई, तो यही हमारे जो पृथ्वी के जो है टेम्परेचर को बना के रखता है। औसत टेम्परेचर पृथ्वी का जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्तमान में मानव के हस्तक्षेप के कारण न केवल ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, और ये जो सारी परिस्थितियाँ हम पढ़ रहे हैं, 35 इकाइयाँ वापस लौटाने वाली और 65 इकाइयों का किस प्रकार से लौटा दी जा रही है, तो ये सामान्य परिस्थितियों है जिसके अंदर वायुमंडल या प्रकृति के अंदर मानव का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हो।
अब मानव के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका उत्सर्जन ज़्यादा किया जा रहा है, कल कारखानों से गैसें कई सारी निकल रही है, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैसें निकल रही है, अम्लीय वर्षा जिन गैसों के द्वारा हो रही है वो सब चीज़ें वायुमंडल के अंदर छोड़ी जा रही है। तो ये एक प्रकार से आदर्श स्थिति नहीं रही, उसके अंदर कुछ विचलन आ गया। अगर ऐसा ही विचलन आता है तो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो भी क्या हो जाता है, विसंगत हो जाता है, उसमें भी विसंगति उत्पन्न हो जाती है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रतिशत ऊर्जा कहाँ आई और किस किस प्रकार से वापस से जो है लौटा दी गई या परावर्तित कर दी गई। इसके बाद आओ पृथ्वी की सतह का कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। पृथ्वी की सतह पे जो कुल ऊष्मा बजट आ रहा है उसमें क्या भिन्नता आ रही है, इस चित्र को हम ध्यान में रखें। इसके बाद कुछ जो है इसके बिंदु हैं उनको हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के कुछ भागों के अंदर विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन पाया जाता है। कहीं पे तो जो है पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण जो आ रही है उसके संतुलन में कहीं पे तो अधिशेष मतलब अधिकता पाई जाती है और कुछ के अंदर कमी ऋणात्मकता पाई जाती है, ऋणात्मक संतुलन होता है। जो हमने चित्र देखा उसमें दिखा रखा है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एवं दक्षिणी दिशा के अंदर जो है 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच के अंदर होता है, परंतु ध्रुवों के पास ये अधिशेष जो है वो क्या होता है, कम होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा का पुनर्वितरण ध्रुवों की ओर होता है। इससे ताप संचलन के कारण अति गर्म नहीं हो पाता और न ही उच्च अक्षांश जो है पूरी तरह से जमे हुए रहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ताप ऊर्जा जो है वो पुनर्वितरित ध्रुवों की ओर होती है। यहाँ से जो उस वायु जो है या ऊर्जा की वजह से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वापस ध्रुवों की ओर नीचे उठती है। ध्रुवों की ओर नीचे लौटने से ना तो पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा वाला भाग है बहुत ज़्यादा गर्म हो पाता है और नई ध्रुवों वाले भाग जो हैं जो पहले एकदम बर्फ़ से जमे हुए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जमे हुए नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से संतुलन जो है बना रहता है। ऊर्जा का अक्षांशीय स्थानांतरण वायु और जल प्रवाह द्वारा संभव होता है। पवनें तथा समुद्री धाराएं ऊर्जा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है, जिससे कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है और वायु का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है समुद्री धाराओं के द्वारा भी। तो इसकी वजह से जो है ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाने से यहाँ का ऊष्मा संतुलन जो है वो भी सामान्य रूप से बना रहता है। इसके उपरांत आता है तापमान। तापमान किसी भी वस्तु या तत्व में प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है उसकी प्रति इकाई आयतन को दर्शाता है, जिससे उस तत्व का वस्तु की तप्तता और शीतलता उस वस्तु की तप्त मतलब गर्म अवस्था का और शीतल मतलब ठंडी अवस्था का जो है हमें पता चलता है। तापमान किसी स्थानीय पदार्थ के गर्म या ठंडा होने या डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसी भी पदार्थ या स्थान का ठंडा या गर्म होना है जिसे हम या तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर नापते हैं। तापमान एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रियाएं द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापी जाती है। तापमान और सूर्य तप के अंदर अंतर है, हम एक बार इसको स्पष्ट कर लें, पढ़ लें कि तापमान क्या होता है और सूर्य तप क्या होता है। सूर्य तप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा को सूर्य तप कहते हैं, जबकि तापमान गर्मी का माप है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु जो है या स्थान है कितना गर्म अथवा ठंडा है। सूर्य ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कैलोरी में मापते हैं। वही तापमान जो है एक प्रकार की ऊष्मा है, इसे हम थर्मामीटर के द्वारा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर नापते हैं। जब कोई वस्तु ऊष्मा धारण करती है तो उसे तापमान बढ़ जाता है, लेकिन तापमान जो है वो सूर्य ताप का प्रभाव है। अधिक ऊष्मा न होने पर भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक ऊंचा हो जाता है, कम तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ के अंदर अधिक ऊष्मा हो जाती है। तो ये सूर्य ताप और तापमान के अंदर प्रमुख चार अंतर है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार हम सूर्य ताप और तापमान दोनों को एक ही मान लेते हैं। इसके उपरांत आता है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान किन किन कारकों से प्रभावित होता है उनको देखिए। तापमान अक्षांशों के कारण प्रभावित होता है, जिन अक्षांशों के अंदर रहेगा, क्योंकि सूर्य उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा पर सामान्य रूप से रहता है, कभी उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और कभी दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब कभी कर्क रेखा पे और कभी मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो अक्षांशों के आधार पर उस स्थान का तापमान जो है वो प्रभावित होता रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर हमने पहले पढ़ा कि जितनी अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान जो है कम होता जाता है, वायुदाब बढ़ता जाता है। तो वही सारी चीज़ें जो है समुद्र तल से इससे द्वारा होती है। समुद्र से दूरी पे समुद्र में जल होता है, जल है का तापमान दर कम होता है। जल के अंदर ठंडा होने में और अधिक होने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन स्थल भाग अधिक गर्म और ठंडा होता है। तो जो भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र या द्वीपीय क्षेत्र तो वहाँ पे तापमान में बहुत ज़्यादा विचलन पाया नहीं जाता, लेकिन वहीं जलीय भाग से दूर जो मध्यवर्ती भाग है, स्थल भाग है, वहाँ पे तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है।
वायु संयंत्रिता महासागरीय धाराओं की प्रकृति। वायु संयंत्री वायु किस प्रकार की और महासागरीय धाराएं गर्म अथवा ठंडी है, इसके द्वारा भी जो है तापमान प्रभावित होता है या तापमान का वितरण प्रभावित होता है। और स्थानीय कारक, इसके अंदर वनों से आच्छादित क्षेत्र आ गए, या फिर वहाँ पे जो है स्थल वहाँ का किस प्रकार का है, मृदा किस प्रकार की है, उसका रंग किस प्रकार का है, तो ये सारी चीज़ें जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। इसके उपरांत आता है तापमान का वितरण। तापमान का वितरण कहाँ, किस किस स्थान पे कितनी कितनी मात्रा में है, इसको हम देखते हैं। तो जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अवसोर और उपसोर क्रमशः 4 जुलाई और 3 जनवरी को होता है। तो इस समय सबसे बड़ा और छोटा दिन होता है। सूर्य तप के द्वारा प्राप्त होने का समय अधिक और कम दोनों प्रकार से इस समय होते हैं। और इस समय जनवरी के अंदर लगभग सर्दी और जुलाई के अंदर गर्मी का माहौल रहता है। तो इस समय के तापमान का अध्ययन करके पूरे विश्व के तापमान के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र के ऊपर तापमान का वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। प्रश्न उठ रहा होगा कि समताप रेखाएं क्या होती है। तो समताप रेखाएं वो होती है इसमें समान तापमान वाले स्थानों को जो रेखाएं जोड़ती है उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। और इनकी सहायता से, समताप रेखाओं की सहायता से ही इसे प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश रेखाएं और समताप रेखाएं सामान्य प्राय जो है समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, क्योंकि अगर हम मानचित्र को देखेंगे, विश्व के मानचित्र को, तो स्थलीय भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिक है और जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। इसलिए भूसंयंती और समुद्री धारा का प्रवाह वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के ऊपर और महासागरों में उत्तरी दिशा में और महाद्वीपों पर दक्षिण दिशा की ओर विचलित हो जाती है। इन सप्ताह रेखाओं के विचलन को जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए मानचित्रों के अंदर भी देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। इसके उपरांत आता है तापमान का व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना। देखिए क्या है इसमें। सामान्य दशाओं में क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, और ऐसा हमने वायुमंडल के संगठन में और उसकी संरचना के अंदर भी पढ़ा है कि पृथ्वी के धरातल से हम जो ऊपर की ओर जाते हैं, अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, तो तापमान के अंदर गिरावट आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। वहीं अगर हम 1000 मीटर की मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। परंतु कतिपय खास दशाओं में कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जो है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट के बजाय वृद्धि होने लगती है। कुछ खास परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे तापमान कम होने की अपेक्षा बढ़ने लगता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन या तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। इस क्रिया में ठंडी वायु की परत से ऊपर गर्म जो है इस क्रिया के अंदर क्या होता है, ठंडी वायु की जो परत है उसके ऊपर की गर्म वायु की परत स्थिर हो जाती है। इस स्थिति या दशा को जो है तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। गर्मी का समय आ रहा है। विभिन्न तरह के जो छोटे छोटे जीव पशु पक्षी हैं ये पानी के लिए उधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमें हमारी छत पे, हमारे लॉन में, गार्डन में, जहाँ हमें आसपास कोई बाग बगीचा है तो वहाँ पानी के परिंदे पक्षियों के लिए हमें लगानी चाहिए। पशुओं के लिए अगर हम हो सके तो जिनके पानी के पात्र होते हैं उनको भरें, ताकि ये बेजुबान जो है संरक्षित रहें। प्रत्येक वर्ष इस गर्मी के कारण असंख्य पशु पक्षी जो हैं वो मर जाते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने घर की छत पे, दीवार पे एक पानी का बर्तन ज़रूर रखें, ताकि प्यासे पंछी आके अपनी प्यास बुझा सकें। एक पात्र में दाना और एक पात्र में आप पानी रखें। धन्यवाद।